नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करणी कॉमर्स क्लासेस SKCC में। चलते हैं दोस्तों 24-25 जून 2020 की करंट अफेयर्स विद इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड स्टोरी। और आज की इस करंट अफेयर्स में स्पेशल एडिशन है दोस्तों, वर्ल्ड कप ODI स्पेशल। सबसे पहले फाइंड आउट द फर्स्ट कॉम्पिटिशन में मैंने आपको टेनिस लेजेंड महिला स्टार दिखाया था सानिया मिर्जा को, जो कि 2020 की फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय टेनिस महिला बनी थी। दोस्तों इनकी एक बायोग्राफी जो एस अगेंस्ट ओड्स है, जो सानिया मिर्जा के द्वारा लिखित है, जिसको सलमान खान और शाहरुख खान ने रिलीज करी थी। दोस्तों चलते हैं वर्ल्ड कप ODI की तरफ। और 1983 के कप्तान कपिल देव और 2011 के विनर टीम के कप्तान भारतीय महेंद्र सिंह धोनी, जैसा कि आपको नजर आ रहे हैं, द हीरो ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम 1983 एंड 2011। और वह शानदार लम्हा है जब भारत पहली बार 25 जून 1983 के दिन इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान में वेस्टइंडीज को हराकर पहली बार विश्व विजेता बना था। दोस्तों यहाँ पे कहना चाहता हूँ, कपिल देव हमारे कोच, हमारे जो है कप्तान थे। कोच हमारे यहाँ पे कोई नहीं थे, क्योंकि कोच की प्रथा 1990 में स्टार्ट की गई थी, जब पहले भारतीय कोच विशन सिंह बेदी बने थे। विशन सिंह बेदी भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कोच बने थे 1990। इससे पहले भारतीय टीम में कोई कोच का पद नहीं हुआ करता था। 1983 में जब भारत ने वेस्टइंडीज को बीट करके इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान के ऊपर पहली बार विश्व विजेता बना, उस समय कप्तान थे कपिल देव। और मैन ऑफ द मैच, ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे पूरे के पूरे 11 खिलाड़ी, उसमें मैन ऑफ द मैच जो बने थे वो महेंद्र अमरनाथ बने थे। महेंद्र अमरनाथ ने 26 रन देकर 3 विकेट लिए थे। और ये लम्हा था 25 जून 1983 का, जब हमने वेस्टइंडीज को 43 रन से मात दी थी। और स्कोर की भी काफी मामूली बना था। कपिल देव हमारे कप्तान थे और पहले बैटिंग करने का फैसला भारत ने लिया था। भारत ने 183 रन बनाए थे, जबकि जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 140 रन पे सिमट गई थी। और इस तरह से 43 रन से भारत ने अपना पहला विश्व कप ODI जीता था। इसमें ओपनर कृष्णचारी श्रीकांत ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए थे, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था। और ये 57 बॉलों के ऊपर इन्होंने 38 रन स्कोर बनाया था। दोस्तों मदन लाल और महेंद्र अमरनाथ ने 3-3 विकेट लिए थे इस वर्ल्ड कप फाइनल के दिन, लेकिन अमरनाथ ने 26 रन भी बनाए थे और 3 विकेट भी लिए थे। इस चक्कर में उनको मैन ऑफ द मैच चुना गया था। दोस्तों ये 2011 का वह वानखेड़े स्टेडियम का वह नजारा है जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने श्रीलंका के कुलाशेखरा की बॉल के ऊपर 6 मारकर भारत को दूसरी बार विश्व कप विजेता बनाया था। दोस्तों 2011 का ये वर्ल्ड कप भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका की मेजबानी में हुआ था। और फाइनल के अंदर श्रीलंका को भारत ने हराया था। और लास्ट बॉल के ऊपर जो छक्का मारा था महेंद्र सिंह धोनी ने, वह वास्तव में काबिले तारीफ थे। और इसमें कप्तान भी महेंद्र सिंह धोनी ही थे। ये सचिन तेंदुलकर की रिटायरमेंट का एक अच्छा यादगार लम्हा है दोस्तों। और इसको ही लॉरियर्स मूवमेंट दिया गया था इस साल अवार्ड सचिन जी को। वो 2011 का जो मैजिक मूवमेंट इनको याद रहेगा, इसके लिए चुना गया था। दोस्तों इसमें युवराज सिंह ने ऑलराउंडर प्रदर्शन करा था और उनके इसी प्रदर्शन के बदौलत भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। और जहीर खान ने एक अच्छी गेंदबाजी का नजारा भी इस पूरी सीरीज में पेश करा था। दोस्तों यहाँ नजर आ रहे हैं 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम के विजेता भारत के कोच गैरी कर्स्टन, जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। और भारत के पहले कोच जिसका नाम विशन सिंह बेदी है, जो 1990 में भारत के कोच बने थे। और ये 2011 के ODI वर्ल्ड कप के गैरी कर्स्टन, जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे। यहाँ पे भारत ने श्रीलंका को डिफीट करा था, जबकि 1983 के लॉर्ड्स मैदान के अंदर भारत ने वेस्टइंडीज को डिफीट करा था। वहाँ कपिल देव कैप्टन थे और यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे। वहाँ पे कोच की प्रथा थी नहीं, क्योंकि कोच कोई होता ही नहीं था। 1990 में पहली बार विशन सिंह बेदी कोच बने थे। और जबकि 2011 में साउथ अफ्रीका के गैरी कर्स्टन जो थे वो हमारे कोच थे। देखिएगा दोस्तों, आपके लिए मैंने पूरा का पूरा एक टेबल लेकर आया हूँ। यानी 1975 में ODI वर्ल्ड कप पहली बार हुआ था, उसमें इंग्लैंड ने होस्टिंग करी थी, वेस्टइंडीज जीता था ऑस्ट्रेलिया को हरा के। और फिर 1979 में फिर इंग्लैंड ने होस्टिंग करी थी, वहां पर भी वेस्टइंडीज जो है वह जीता था इंग्लैंड को हरा के। परंतु 1983 में जहां इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान में भारत ने 183 रन का स्कोर बनाया, वेस्टइंडीज को 140 रन के स्कोर के ऊपर रोककर 43 रन से विक्ट्री करी थी। अब तक हाईएस्ट ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा चैंपियनशिप है दोस्तों। लास्ट टाइम भी जब 2015 के अंदर हुआ था, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया जीती थी। और लेटेस्ट जो 2019 में इंग्लैंड एंड वेल्स ने संपन्न कराए थे, और वहां पे इंग्लैंड पहली बार विश्व विजेता बना था न्यूजीलैंड को हरा के। और ये जो स्कोर हुआ था दोस्तों वो टाई हो गया था। उसके बाद सुपर ओवर से इसका मुकाबला
का निर्णय निकाला गया था। 2011 में इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका ने मेजबानी करी थी, जिसमें भारत ने श्रीलंका को हराकर 6 विकेट से और ओडीआई वर्ल्ड कप सेकेंड टाइम जीता था। भारत ने यहाँ पे 277 रन का मामूली स्कोर बनाया था और 274 पे 6 श्रीलंका के बने थे और भारत ने 277 रन बनाए थे। दोस्तों चलते हैं आज भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय का भी हम कह सकते हैं, जो 25 जून 1975 है उससे हम कह सकते हैं आज ही के दिन भारत के अंदर 1975 में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाई गई थी, जो कि 21 मार्च 1977 तक चली थी। दोस्तों यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं 21 महीने रहा आपातकाल, लगभग 1.1 लाख लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए थे। आपातकाल ये कहलाता है इमरजेंसी, और उस समय हमारी पीएम जो थी वो इंदिरा गांधी थी। दोस्तों आपके लिए बताना चाहता हूँ, प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर करता है 3 प्रकार की इमरजेंसी, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो होती है वो आर्टिकल 352 के तहत है, प्रेसिडेंट रूल्स अंडर आर्टिकल 356, और रेफरेंस में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है वो आर्टिकल 360 के तहत लगती है। अब तक भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, जबकि 356 और 352 कई बार लगा दिया गया है। दोस्तों ये 26 जून 1975 को तत्कालीन जो पीएम थी वो इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा करी थी। आपातकाल 1975 से 77 के मध्य देश में तीसरी बार आपातकाल लगा था। कैद में लोकतंत्र 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने भारत में आपातकाल लागू रहा। जेलों में ठूसे गए लोग, जबरन हुई नसबंदियां, और देश में जो तीसरी बार आपातकाल लगा वो 1968 में पहली बार लगा था, जब भारत चीन युद्ध हुआ था। 1971 में भारत पाकिस्तान के समय में, और उसमें जबरदस्ती एक इलाहाबाद का जो मैं कह सकता हूँ जो एक चुनाव था, उस चुनाव के चक्कर में आपातकाल लगा था। आपके लिए इसकी मैं पूरी डिटेल लाया था कि आज के दिन ही लगा था आपातकाल। 1971 के आम चुनाव में रायबरेली से इंदिरा गांधी के विजयी होने पर जो हारे थे राजनारायण, उन्होंने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया था इंदिरा गांधी के ऊपर। और 12 जून 1975 की बात है दोस्तों, उसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के चुनाव अवैध माना और उन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। और 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय का फैसला बरकरार रखा, लेकिन तानाशाही निर्णय जो आया वो 25 जून 1975 को लिया गया और आपातकाल का फैसला लिया गया। और इसकी घोषणा 26 जून सुबह से 8 बजे से शुरू हुई थी। 21 महीने आपातकाल रहा था दोस्तों, और 21 मार्च 1977 तक ये जो आपातकाल रहा, इस दौरान देश में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जबरदस्त आंदोलन हुए, जिसे हम जेपी आंदोलन या जयप्रकाश आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। उसे जेपी आंदोलन भी कहा गया, और इस आंदोलन से निकले नेता आज शासन में भी है। दोस्तों चलते इसके बाद रेस्ट इन पीस और लेके चलता हूँ मैं डायरेक्टर ऑफ द बैटमैन फिल्म एंड लॉस्ट बॉय, जो कि 80 साल में कैंसर की बीमारी से जूझते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। आपका नाम है जोएल शूमाकर। जोएल शूमाकर जो कि डायरेक्टर ऑफ द बैटमैन फिल्म के हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है। चलते हैं दोस्तों इंटरनेशनल विडो डे, जो 23 जून के दिन मनाया गया था, यानी अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून। इसी दिन ओलंपिक डे भी मनाया जाता है, और इसी दिन इंटरनेशनल विडो यानी विधवा डे भी मनाया जाता है। दोस्तों यूनाइटेड नेशन जो है वो सेलिब्रेट करता है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे 2020। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे भी अभी मनाया गया था। और इस साल जो यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे मनाया गया दोस्तों, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 6:30 बजे मनाया गया था। और यूएन के द्वारा इसमें हमारे केरला की हेल्थ मिनिस्टर के शैलेजा ने पब्लिक सर्विस डे 2020 को जो है वो भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करा था। और इस ओपनिंग सेरेमनी के अंदर तीजानी मोहम्मद बांदे भी जो थे वो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के भी इसमें पार्टिसिपेट करा था। और इसके अलावा जो डॉक्टर टेड्रोस एडनोम गैब्रोन्स है, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, वो भी इसमें की नोट एड्रेस थे। दोस्तों उसके बाद चलते हैं मॉस्को। रशिया के मॉस्को में विक्ट्री डे परेड बनाई गई थी और इसकी 75वीं वर्षगांठ थी। और सेना के तीनों अंगों को मिलाकर एक दल बनाया गया, जिसमें भारतीय सेना ने भी पूरी शान से अपना परचम फहराया। आपके लिए बता दूं, जो ये सेकेंड वर्ल्ड वार की जो सोवियत रूस की जर्मनी के ऊपर विजय थी, उसकी 75 साल कंप्लीट होने पे विक्ट्री डे परेड मनाया गया। और इसमें राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया था भारत की तरफ से, और भारतीय तीनों सेना के जवानों ने मिलकर एक परेड भी करी थी। और इसमें हमारे जो रक्षा सचिव है डॉक्टर अजय कुमार, वह भी वहाँ पे मौजूद थे, और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रशिया की राजधानी मॉस्को में मौजूद थे। दोस्तों कोरोना कोविड-19 से जब पूरा विश्व लड़ाई लड़ रहा है, उसमें भारत से एक अच्छी खबर आई थी। और पतंजलि योग गुरु जो आपके सामने बाबा रामदेव नजर आ रहे हैं, उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए एक कोरोनिल नाम की दवा
के बारे में बताया और कहा कि कोरोनिल से आप कोरोना की जंग जीत सकते हैं, परंतु आयुष मंत्रालय और केंद्र सरकार के द्वारा इसके ऊपर रोक लगा दी गई। दोस्तों, कोरोनिल एक आयुर्वेदिक दवाई पतंजलि की है और पतंजलि के मालिक आपके सामने नजर आ रहे हैं बाबा योग गुरु रामदेव। जी हाँ, अब ये इनकी जो दिव्य कोरोना किट जिसे हम कोरोनिल कह सकते हैं, ये कोरोनिल के ऊपर बैन लगा दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ यूपी के कुशीनगर, और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है। ये बहुत अच्छी खबर है ये टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, इससे टूरिज्म बढ़ेगा। दोस्तों, कुशीनगर यूपी के अंदर आता है और कुशीनगर वह जगह है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण लिया था। दोस्तों, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर, और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है। इससे यूपी का टूरिज्म और कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी। महात्मा बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के प्रथम थे, उन्होंने यहीं पर ही अपना महापरिनिर्वाण बताया था, जिसे हम कुशीनगर कहते हैं। और बोधि गया का जो मंदिर है जहाँ पे बोधि वृक्ष है, वह बिहार में स्थित है। दोस्तों, चलते हैं क्रिकेट खेल जगत की तरफ, और खेल जगत में मैं आपको अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप के बारे में बताना चाहता हूं। अंडर 17 फीफा के द्वारा वुमेन वर्ल्ड कप इंडिया में होस्टिंग होगा 2020 में, परंतु कोविड-19 के चलते हुए इसको अगले साल एक्सटेंड कर दिया गया। अब ये 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 के मध्य भारत में खेला जाएगा। दोस्तों, एक और अच्छा गर्ल्स एम्पावरमेंट आपके सामने है, और मैं आपको लेकर चलता हूं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक छोटा सा प्रयास बन गया मिसाल, और स्कूल की किताब में अब नजर आएगी जन्नत। जी हां, पिछले 2 वर्ष से जम्मू कश्मीर की डल झील की सफाई में जुटी 7 वर्षीय जन्नत की कहानी अब हैदराबाद के एक स्कूल के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाएगी। हर साल लाखों टूरिस्ट कश्मीर आते हैं, और श्रीनगर की डल झील में बढ़ती गंदगी को 7 साल की बच्ची ने साफ करने का जो बीड़ा उठाया, और बच्ची को 2 साल का वक्त लगा है। किताब में अपनी कहानी आने से जन्नत बहुत खुश है। तो हम ये कह सकते हैं जो वहाँ पे जो प्लास्टिक की बोतल थी और पॉलीथीन थी और जो वेस्टेज थे जो वाटर के अंदर गिराए गए थे, उस वाटर को क्लीन अप करने के लिए जन्नत ने बरस प्रयास करे। तो वास्तव में जन्नत को सलाह में 7 साल की इस बच्ची ने एक संदेश दिया है कि हमें पोल्यूशन को मुक्त करना है, भारत को, पूरे विश्व को। तो हम कह सकते हैं ये आने वाले समय की जो है ग्रेटा थनबर्ग हो सकती है, जो कि आपके सामने नजर आ रही है, जम्मू एंड कश्मीर की जन्नत। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है डल झील कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर हो जाता है श्रीनगर। दोस्तों, चलते हैं अजीत जोगी। जी हाँ, अजीत जोगी जो कि छत्तीसगढ़ के पहले सीएम थे, जो अभी कुछ दिनों पहले ही रेस्ट इन पीस यानी जिनका इंतकाल हो गया था। अभी हाल ही में डॉक्टर रेणु जोगी जो कि इनकी पत्नी है, उन्होंने अपने पति अजीत जोगी पर लिखी किताब के कई राज खोले और उसमें पीएम नरेंद्र मोदी की बहुत तारीफ करी और कहा कि अजीत जोगी और नरेंद्र मोदी के काफ़ी अच्छे संबंध थे। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के पहले सीएम होने का नाम आ जाए तो आपको अजीत जोगी लिख के आना है, जिनका अभी हाल ही में पिछले मंथ इंतकाल हो गया था। दोस्तों, लेके चलता हूँ मैं राजस्थान के रतन, और लेके चलता हूँ वुमेन एम्पावरमेंट का एक एग्जाम्पल आपके सामने, मांड गायिका अल्लाह जिला बाई। जी हाँ, मांड गायिका की काफ़ी फेमस है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में मांड गायिका में अल्लाह जिला बाई के योगदान जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। भारत सरकार ने इनकी इस स्मृति के ऊपर एक डाक टिकट भी जारी करा था और उनकी स्मृति में बीकानेर में मांड म्यूजियम का भी निर्माण किया गया था। दोस्तों, केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, ये राजस्थान की कला का एक अच्छा जो है उदाहरण है। और कुछ दिनों पहले, जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट का भी जो लोगो है राजस्थान का आरटीडीसी का, वो है पधारो मारे देश। तो इस गीत को देश विदेश में अपनी मधुर स्वरों में लोकप्रिय बनाने वाली अल्लाह जिला बाई का जीवन मांड गायकी को समर्पित है। इनका जन्म जो था वो 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में हुआ था और अल्लाह जिला बाई इनका नाम था। और कहते हैं कि बचपन में ही ये बीमारी के कारण मौत के मुंह से जब बाहर आई तो इनका नाम अल्लाह जिला बाई रखा गया था। और बीकानेर राज दरबार के गायक उस्ताद हुसैन बख्श ने 8 वर्षीय बालिका अल्लाह जिला बाई की मधुर आवाज़ को सुना तो उन्होंने संगीत के लिए अल्लाह जिला बाई को मांग लिया। और वर्ष 1910 में महाराजा गंगा सिंह जो कि बीकानेर के थे, उनसे फरियाद करके बीकानेर राज्य के गुणीजन खाने में दाखिला दिलवा दिया। और आज़ादी के बाद अल्लाह जिला बाई ने मांड गायिका को देश विदेश के मंचों तक फैलाया और उनके इसी कार्य के लिए 1982 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। अंततः 3 नवंबर 1992 में बीकानेर में इनका निधन हो गया और उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष 3 नवंबर को गत 27 वर्षों से अखिल भारतीय मांड समारोह का आयोजन भी बीकानेर में किया जाता है। दोस्तों, आज का फाइंड आउट द फेस कंपटीशन आपके सामने है। जैसा कि आपको 2 चेहरे बड़े नजर आ रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको अयोध्या मंदिर की तरफ लेकर जाता हूँ और अयोध्या ट्रस्ट के जो चेयरमैन है वो नजर आ रहे हैं। आपको इनका नाम बताना है कि कौन से संत यहाँ पर है जो अयोध्या
मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन है। और इस साइड में आपको बाबरी मस्जिद के जो है वो प्रवक्ता नजर आ रहे हैं, जिनका नाम इकबाल है। जी हाँ, इकबाल जी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको इस साइड में जो अयोध्या मंदिर जो ट्रस्ट बना है उसके अध्यक्ष नजर आ रहे हैं, आपको उनका नाम बताना है। और इस साइड में बाबरी मस्जिद के नजर आ रहे हैं हेड, जिनका नाम मिस्टर इकबाल अंसारी है। तो इकबाल अंसारी तो मैंने खुद ने आपको बता दिया, जो बाबरी मस्जिद के प्रवक्ता या हम कह सकते हैं जिन्होंने फेवर करा कि सरकार को जल्दी से जल्दी मंदिर बना लेना चाहिए। परंतु यहाँ पर जो अयोध्या मंदिर ट्रस्ट के जो संत नजर आ रहे हैं, जो कि अभी चेयरमैन है इस ट्रस्ट के, आपको उनका नाम बताना है। तब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाजत दिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।